अगर मैं आपसे कहूं कि अजीत पवार के परिवार में कौन कौन थे, आखिर वो कौन थे जो कि कहा जाता है कि खानदानी रईस थे। उसी के साथ साथ इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी क्या करती थी, इनके बेटे कौन थे, इनके बेटे क्या करते थे, कितनी बेटियां थी, और उसी के साथ साथ जब इनका देहांत हुआ तो पूरा पैसा किसको जाएगा, आइए देखते हैं। क्योंकि अभी जब आप देखोगे ना तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब इतने अमीर थे आपके अजीत पवार साहब। अरे अजीत पवार साहब, कहा जाता है ना कि पैसा जान नहीं खरीद सकता। वाकई में जब काल आता है तो आपके पास जितने भी पैसे हों वो सब छोड़कर आपको ही केवल लेकर जाता है। 1959 के अंदर आपके अजीत पवार साहब जन्मे थे। 2026 के अंदर 28 जनवरी को इनका प्लेन महाराष्ट्र के मुंबई से टेक ऑफ करता है और बारामती जाने की कोशिश करता है। लगभग 256 किलोमीटर की दूरी थी मुंबई से बारामती की। लेकिन किसको क्या ही पता था कि पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा हो जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में जब बारामती पहुंचती है इनकी खुद की फाइटर प्लेन, तो वो लैंड करते समय क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से इनका देहांत हो जाता है। आप देखने की कोशिश करोगे तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी थे, एनसीपी के नेता भी थे, और इनका चुनाव जो चिन्ह था वो कुछ और नहीं बल्कि घड़ी था। लेकिन हाल फिलहाल अभी कुछ मैटर होने के बाद ये पहले अपने चाचा के साथ रहते थे जिनका नाम शरद पवार था। शरद पवार पूर्व मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के रह चुके हैं, आई थिंक आपने इन्हें देखा होगा। और शरद पवार इनके चाचा थे, लेकिन पिछली साल सन 2024 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय आपके अजीत पवार साहब अपने चाचा को छोड़कर डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए एनडीए को ज्वाइन कर लिए थे। उससे पहले ये कांग्रेस में थे। देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है, पिछली साल अजीत पवार साहब अपने चाचा पवार शरद पवार से अलग होकर भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। आप देखने की ये भी कोशिश करोगे तो जो आपके अजीत पवार साहब हैं, यार किसी भी पार्टी के अंदर रहें, पार्टी का उतना बोलबाला नहीं था जितना बोलबाला इनका था। असल में इनके नाम पर लोग वोट देते थे, इनको देखकर लोग वोट देते थे, इतना इनको एक्सपीरियंस था। ऐसा कहा जाता है, यहाँ तक कि मोदी खुद कहे हैं कि ये बंदा ऐसा बंदा था कि भाई साहब जो धरती थी, जो जमीन थी, उसकी जड़ से जुड़ा हुआ था। उसी के साथ साथ लेकिन जन्म इनका हुआ था यार 22 जुलाई 1959 को, और कहाँ हुआ था, देवलाली प्रावरा जो कि अहमदनगर के अंदर महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और उसके अगर आगे बात करें तो वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार साहब की उम्र लगभग 67 वर्ष की थी और 67 वर्ष में इनका निधन हो गया। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी अनंत राव पवार थे, जो कि मशहूर फिल्म निर्देशक वीर संतराम के साथ राजकमल स्टूडियो में काम भी करते थे। और इनके पिताजी का मानना था कि मेरा बेटा मेरे साथ आकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, लेकिन आपके अजीत पवार की किस्मत को कुछ और ही नसीब था, जो कि थी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स को ज्वाइन भी करते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा छाप छोड़ते हैं कि जिससे बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान और सलमान खान छोड़े हैं। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो पिता का नाम अनंत राय गोविंद राय पवार था, पूरा नाम, और उसी के साथ साथ वहीं वो इनके माता का नाम आशा ताई पवार था। उसके आगे देखने की कोशिश करोगे तो इनकी पत्नी का नाम सुमित्रा पवार था, जिनका जन्म लगभग 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था। इनके पत्नी का जन्म, इनकी पत्नी भी सांसद थी और कहीं और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ही अंदर। और अगर इनके राजनीतिक करियर की बात कर लें तो 1982 के अंदर राजनीतिक करियर का शुरुआत किए थे। लगभग 9 साल बाद ये बारामती से कहीं चुनाव जीते थे। अरे वही बारामती जहां पर ये अपना निधन भी और कब्र भी खोद चुके थे, क्योंकि वहीं पर ही जाकर इनका प्लेन क्रैश होता है और वही इनका गढ़ भी होता है जहां पर इनका प्लेन क्रैश होता है। पहली बार अगर हम आपको बता दें, पहली बार उस टाइम बनते हैं 1991 के अंदर इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन अजीत पवार साहब के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम श्रीनिवास पवार था। अगर बात करें, श्रीनिवास पवार साहब अभी जिंदा हैं और श्रीनिवास पवार साहब ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कृषि सेक्टर में काम भी करते हैं। और जब भी ये कोई काम करते हैं और जब कहीं फंसते हैं तो ये इनकी सलाह लेते हैं और ये भी इनकी सलाह लेते हैं, क्योंकि ये बड़े भाई हैं। और अगर इनके बेटों के बारे में बात करें तो इनके 2 बेटे थे जिनका नाम था, एक तो पार्थ पवार, एक तो जय पवार। पार्थ पवार बड़े बेटे थे और जय पवार छोटे बेटे थे। और अगर बात करें तो पार्थ पवार जो थे वो थोड़ा बहुत लगाव भले रखते थे, एक आध बार इलेक्शन लड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा राजनीति से लगाव नहीं रखते थे। और छोटे बेटे तो रिच्चो नहीं रखते थे,
इनके संपत्ति और काफी सारा पोर्टफोलियो ये अपना बनाकर वैसे भी रखे हुए थे। तो इतने सारे लोग इनके परिवार के अंदर थे, मतलब इनके पिताजी जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, इनके चाचा जी सीएम बने और चाचा जी के माध्यम से ये भी पॉलिटिक्स में आए और ये भी डिप्टी सीएम बने थे और 1991 से लेकर अभी तक ये जीतते चले आते थे। अब आप सोच कर देख लीजिए कि इनका गढ़ कितना मजबूत था, लेकिन वही गढ़ इनके लिए कब्र बन जाएगा, किसने क्या ही सोचा था। लेकिन बहरहाल अगर पैसे के मामले में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सन 2024 के अंदर जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको कागज देती है, उसमें आपको पूरा पूरा अपना संपत्ति के बारे में लिखना रहता है। जब ये अपने संपत्ति के बारे में लिखे थे तो पूरा का पूरा पता चला था कि लगभग 100 करोड़ से ऊपर की इनकी पूरी की पूरी संपत्ति है। कई आर्टिकल में आप देखोगे 80 करोड़ 90 करोड़ है, लेकिन 2024 के हिसाब से बात करें तो 100 करोड़ के ऊपर। और इनके संपत्ति का पूरा हक इनके वाइफ को जाएगा और इनकी वाइफ किसको करेंगी, अपने बेटों को ही तो दान करेंगी आगे चलकर। तो आप इनडायरेक्टली मान सकते हो कि पूरा का पूरा हक इनके 2 बेटों को ही चला जाएगा। ये केवल कागज में लिखा हुआ जो 100 करोड़ से प्लस है, क्या पता इससे भी ज्यादा हो सकता है। अलग अलग डाटा हर जगह आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इनके परिवार में कौन था, इनकी संपत्ति किसे दी जाएगी और कितनी संपत्ति थी, ये सारी मैंने आपको बता दी। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अगर इनके जमीन और बिल्डिंग्स की ही बात कर लें तो लगभग 80-90 करोड़ तो वही पहुंच जाता है। इनके घर लगभग माना जाता है कि 70-80 किलो चांदी था। अब आप सोच सकते हो कि केवल यही कितना ज्यादा हो सकता है। करोड़ों की तो LIC करके रखे थे। अब आप सोच सकते हो कि कितना पैसा होगा। तो यही सारी चीजें थी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।